Guys, in ninth standard geography chapter number 9 trades, as earlier we have discussed several points. इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है किसी कंट्री का देन ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर के देशों से कुछ चीज़ें अपने देश में मंगाना, और ये एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि अपने कंट्रीज़ में से दूसरी चीज कंट्रीज़ में क्या करना, सेलिंग करना। तो ये जो चीज़ें होती है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्रीज़ अगर कोई चीज़ें हम लोग विदेशी अब्रॉड मंगाते हैं हमारे देश में, तो एज मैटर ऑफ कोर्स गाइस हमारे इंडिया का जो मनी है, करेंसी है, वो बाहर की कंट्रीज़ में जाता है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ये बैलेंस नहीं हो जाता। और वाइस वर्सा, इसका अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्रीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो सामान है वो क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में बेच रहे हैं। तो इससे क्या है होगा, बाहर के कंट्रीज़ का पैसा, मनी, करेंसी हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादा आएगा। सो वी बिकम अ रिच। इसका ये पीछे का रीज़न होता है, इसके लिए क्या होता है, ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने बताया था। और बैलेंस्ड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि दोनों भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम हमारे इंडिया का जो सामान है वो विदेश में बेच रहे हैं, और विदेश का जितना सामान है वो हमारे कंट्रीज़ में इंपोर्ट हो रहा है। तो दिस टू फैक्टर्स आर बैलेंस्ड, इसके लिए इसको बैलेंस ट्रेड कहते हैं। सो मूविंग फर्दर, हमें आज क्या देखना है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, ट्रेड चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इवन कोई भी चीज़ों का अगर हम लोग कोई भी चीज़ चलाते तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारे लॉज, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉर्म करता है, जिस पर सारी कंट्रीज चलती है। तो इसको चलाने के लिए इंटरनेशनली, अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो हमें इंटरनेशनली इन सारे चीज़ों के लिए कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रन करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। देखते हैं, कैरिंग आउट ट्रेड एट एन इंटरनेशनल लेवल इज इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैन डोमेस्टिक ट्रेड। राइट गाइज, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग कोई ट्रेड करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो अलग होती है, उनके लॉज अलग होते हैं, उनका मार्केट अलग होता है, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी अलग होती है। सारी चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंस दिखता है हमको। राइट। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कुछ अलग रहेगी, जैसे कि कैपिटल इकोनॉमी होती है, उसके बाद कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ये सारी इकोनॉमीज़ क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग एडॉप्टेड इकोनॉमिक्स होती है, तो इसको भी फेस करना पड़ता है। अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक का जो कंट्री रहेगा वो अगर कैपिटल इकोनॉमिक्स में आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका टर्म्स कंडीशन, उनका थिंकिंग मैटर, सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। राइट। और डोमेस्टिक ट्रेड से ये डिफरेंट है इंटरनेशनल ट्रेडिंग। क्यों, डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने ही कंट्री में कोई ट्रेड करते हैं। क्या होता है, फार्मर अपना कोई भी क्रॉप रहेगा वो फार्म करेगा, वो किसके पास जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा और वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टली रिटेलर के पास, और फिर बाद में कंज्यूमर के पास चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है डोमेस्टिकली होती है। लेकिन ये चीज़ें अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना होगा तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अभी देखो यहाँ पे, trades takes place between two or more nations, factor like economy of the country, government policy, market law, judicial system, currency, language, etc. influence the trade। राइट, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ट्रेड पर इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमें अपने देश से किसी दूसरे देश में व्यापार करना रहेगा तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, फैक्टर लाइक इकोनॉमी, मैंने जो इकोनॉमी बताई है, कैपिटल इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी और अपना मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों भी इकोनॉमी में कोई कोई कंट्री ने कोई कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की है, उनके पर डिपेंड करता है। तो अगर एक इकोनॉमी में दूसरी इकोनॉमी में जंप करते तो उनके लॉज, उनके थिंकिंग मेथड अलग अलग होती है, ये फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी अलग रहेगी, या फिर यूएसए की गवर्नमेंट पॉलिसी, यूरोपियन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पॉलिसी अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। राइट।
उनकी कस्टम ड्यूटीज़ डिफरेंट रहेगी, राइट। उनके चार्जेस, उनकी टैक्सेस, सारी चीज़ें क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मार्केट्स, इंडिया में मार्केट्स किस तरीक़ा का रहेगा, इंडिया में अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो इंडिया में थोड़ा पुअर मार्केट रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूएस का मार्केट। यूएस का मार्केट कैसा रहेगा, थोड़ा रिच रहेगा, थोड़े लोग एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या है, मार्केट डाउन रहेगा, मार्केट थोड़ा पुअर रहेगा, गरीब लोग रहते, पॉवर्टी में रहते, तो उन लोगों को थोड़ी सस्ती चीज़ों का आदत हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि मार्केट भी डिपेंड करता है। लॉज़, हर एक कंट्री के अलग अलग लॉज़ होते हैं। एक सिंपल सा लॉज़ बताता हूँ कि हमारे कंट्री में क्या है कि लेफ़्ट साइड से गाड़ी लेफ़्ट साइड से हमको चलना पड़ता है। अदर कंट्री में, इंग्लैंड या फिर किसी और अब्रॉड कंपनी में, आप कंट्री में देखोगे तो उनको राइट साइड से चलना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लॉज़ पर डिपेंड करती है। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम किस तरह की होती है, न्यायिक व्यवस्था किस तरह की होती है, उस पे भी डिपेंड करता है। करेंसी, हमारी करेंसी क्या है, हमारी करेंसी रुपया है। पाकिस्तान की क्या है, रुपया है, राइट। अमेरिका का क्या है, यूएस का क्या है, डॉलर है। ये करेंसी पे डिपेंड करता है। इंडिया का 1 रुपया तो अमेरिकी का 75 रुपीज़ अपने इंडिया का होता है, तो $1 हो जाएगा। मतलब यूएस का जो $1 का कीमत हमारे इंडिया का रुपए के कंपैरिजन में 75। इस तरह से हो जाता है कि हम लोग हमारी करेंसी में भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन दिखना लगता है। लैंग्वेज, ग्लोबली वी आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बट क्या होता है कि किसी कंट्रीज़ का एक सिंगल लैंग्वेज होता है, मतलब जो नेशनल लैंग्वेज होता है, तो उसको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है लैंग्वेज के प्रॉब्लम में, एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस ऑन द ऑफ द ट्रेड, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ट्रेड पे इन्फ्लुएंस करती है। द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। पॉलिटिकल उनका रिलेशन कैसा है, राइट। अगर हमें आखाती देशों से ऑयल की ज़रूरत है, अगर हमारा उनके साथ झगड़ा रहेगा, कोई किसी कंट्री का उसके साथ झगड़ा रहेगा, लेकिन उनको तो ट्रेड करना है, उनको तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इससे के चलते क्या होगा कि उन उधर का जो सामान है हमारे कंट्रीज़ में आने के लिए क्या लगेगा, हमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा या फिर कोई उनकी जो पॉलिसीज़ होगी वो ज़रा स्ट्रिक्ट रहेगी उस कंट्री के लिए जिनके साथ उनका झगड़ा है, right? Sometimes the obstacles in the way of the trading affects the mutual relationship adversely। क्या होता है कि कुछ झगड़ा रहेगा तो झगड़ा के वजह से, ऑब्स्टेकल्स के वजह से क्या हो जाएगा कि उनके रिलेशनशिप में, उनके जो ट्रेडिंग का रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। टू अवॉइड दिस इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम अप। इनको अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, राइट। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, भारत पाकिस्तान का शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर उनके इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो ये दोनों कंट्री का अगर ट्रेड करना रहेगा तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केम अप होगी, तो ऐसा कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो इन दोनों को भी ट्रेडिंग के लिए चलाएगी, ये सारी चीज़ों के लिए, राइट। to smoothen and justify the process of the trading between the countries of different economic standing, right। इन सारी चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। सम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूवर्ड्स द फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ करने के लिए मदद करेगी। द डिटेल्स ऑफ अ फ्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन गिवन हेयर इन द फॉलोइंग टेबल्स। कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी देखो, एशियन जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर एशियन का बना है, इट इज़ अ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अदर बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रेडिंग करती है। उसके बाद हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट कंट्रीज़ आर डूइंग अ ट्रेडिंग इन दिस, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, राइट। सो हम लोग देख लेते हैं। देखो, सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इनका कुछ तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, वो हम लोग देख लेते हैं, राइट। यहाँ ध्यान दो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडिंग का, जो नेम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये ऑलमोस्ट 164 मेंबर्स कंट्रीज़ है। और ये जो अपनी ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये 29 जुलाई
2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई थी, राइट। इसके एम्स एंड फंक्शन क्या है, क्या उस कंट्रीज़ का एम्स है? टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध करके देना है जहाँ पे वे नेगोशिएशन कर सके, नेगोशिएशन बातचीत कर सके, राइट। टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड्स। डिफरेंट ट्रेड का जो डिफरेंसेस रिलेशन रहेगा उसको क्या करना है, हैंडल करना है। मैंने पहले ही कहा था क्या होता है कि अपने अपने कंट्री का अपना अपना लॉ होता है, तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग टू हम लोग आपस में बातचीत करके, आपस में समझौता करके उस ट्रेड को फॉलो करना है। इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। मॉनिटर मॉनिटर द ट्रेड्स पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट। जो मेंबर स्टेट है उनका जो पॉलिसीज रहेगा उनको क्या उन पे क्या करना, नज़र रखना, उनको मॉनिटर करना, राइट। कि अगर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहेगी तो उसको थोड़ा हटा के स्मूथ एंड सॉफ्ट पॉलिसी बना दिए कोई कंट्री, ताकि उसके साथ अदर कंट्रीज अच्छे से ट्रेडिंग कर सके, व्यापार कर सके, राइट। प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको क्या करना, टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल मतलब क्या होता है, कुछ टेक्निकली उनको असिस्ट करना, उनको मदद करना और उनको ट्रेनिंग देना ट्रेडिंग के बारे में, ताकि वे डेवलप बन के और कॉमन जो कंट्रीज है उनके साथ बराबरी का व्यापार कर सके। तो इसका पर्पस ये है। यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बेल्जियम है, ब्रुसेल्स में, राइट। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इसके जो मेंबर्स है 28 डेज आर में 28 कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, उसके बाद क्रोशिया, इस तरह से कंट्री है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, इतने सारे, इटली रहेगी। इसके बाद लाटविया, राइट, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमन, ये सारे 28 जो कंट्रीज़ है ये सारे इस यूरोपियन यूनियन के पार्ट रहेंगे, इनके कंट्रीज़ रहेंगे। इनका एम्स क्या है, फंक्शन क्या है, इस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड मार्केट अमॉन्ग मेंबर नेशन इन यूरोप। क्या करना है इनको, इंटीग्रेटेड इंटरनल जो रहेगा मार्केट बढ़ाने के लिए, इनके मार्केट बढ़ाने के लिए, यूरोप में मार्केट बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेटेड मार्केट अपने मेंबर कंट्री में इस्टेब्लिश किए। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल इन यूरोप। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई कंट्रीज़ कस्टम ड्यूटीज़ लगाती है, अगर मुझे US से आईफोन ख़रीदना है, राइट, तो आईफोन ख़रीदने के लिए कुछ तो 70,000 उसका प्राइस रहेगा यहाँ पे, कंट्री हमारे इंडिया में आने के लिए। मतलब वहाँ पे उसका 17 मतलब एक $700-800 कुछ तो प्राइस रहेगा। इंडिया में आते आते उसका प्राइस डबल हो गया, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ लगा के उन्होंने थोड़ा एक्सपेंसिव बेच दिया। तो क्या होगा कि हम इंडिया में आने के बाद कुछ तो 2-3 लाख रुपया उसका प्राइस हो गया। तो 1-2 लाख रुपये प्राइस मुझे अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, वो जो जो कंट्रीज़ रहेगा वो कंट्रीज़ क्या करेगा, उसका कस्टम ड्यूटी हटा देगा और जो जिस प्राइस में वहाँ पे मिल रहा है उसी प्राइस में वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इसका यहाँ पे टर्म्स क्लियर होता है, राइट। उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़, मैंने बताया कस्टम ड्यूटीज़ हैव बीन कैंसल ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन मेंबर्स, राइट। मैंने सिंपल बताया था कि अगर कस्टम ड्यूटी होती है तो उसका प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाता है। किसी कंट्रीज़ में कस्टम ड्यूटीज़ अगर हेवी रहेगी अदर कंट्रीज़ में बेचने के लिए तो वो अफोर्डेबल नहीं होता है, वो ख़रीद नहीं सकता है। इसके लिए वो कस्टम ड्यूटी हटाकर जितना प्राइस में उस कंट्रीज़ में मिल रहा है उतना ही प्राइस में बाकी के कंट्रीज़ में भी मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर डेनमार्क में वो डेनमार्क में कुछ तो 10 रुपीज़ के लिए उसका प्राइस रहेगा, तो वो अगर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में रहेगा, यूरोपियन यूनियन के कंट्री में कौन सा रहेगा, बेल्जियम रहेगा, तो बेल्जियम को भी बेचने के लिए उसको 10 रुपीज़ में ही उस कंट्रीज़ में बेचा जा सकता है। ये करेंसी के बारे में बता रहा हूँ, करेंसी अपने इंडिया का है लेकिन उसका अलग से करेंसी रहेगा, राइट। कॉमन यूरो करेंसी इस्टेब्लिश, यस गाइस,
इन्होंने क्या किया, देयर आर 28 डेज ने कॉमन यूरो करेंसी इस्टेब्लिश किया है। करेंसी का बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है गाइस। हमारे इंडिया का अगर यूएस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का $75, राइट। तो उसका जो कैलकुलेशन करने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉमन करेंसी को फॉर्म किया, जिसको इन्होंने क्या कहा, कहा यूरो कहा, राइट। तो देर आर 28 डेज जो रहेगा यूरोपियन यूनियन में, ये 28 डेज क्या करेंगे, यूरो का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, राइट। देर आर 13 मेंबर्स ऑफ दिस कंट्री। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऑस्ट्रिया। ध्यान दो गाइस, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के जो कैपिटल है वियना, उसमें है इनका हेडक्वार्टर, राइट। ओपेक का जो करंट ये है मेंबर है, जो कंट्रीज़ है वो अल्जीरिया रहेगा, उसके बाद एंगोला रहेगा, उसके बाद ये सारी जिनोआ रहता है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, राइट, यूनाइटेड अरब अमीराती, यूएई, राइट। उसके बाद वेनेजुएला जो कंट्री रहता है, ये सारे कंट्री क्या रहेंगे, इंडोनेशिया, कतार, राइट। ये कंट्री इसके मेंबर्स रहेंगे। और भी कंट्रीज़ रहेगी, देर आर 13 कंट्रीज़। इनका फंक्शन क्या है, इनका पर्पज़ क्या है, कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, जो पेट्रोलियम रहेगा, मतलब पेट्रोल, डीजल, राइट, केरोसिन, ये क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। ये क्रूड ऑयल को क्या करेंगे ये लोग, ट्रेडिंग करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंगे, इनका कंट्रोल करना। इसका मतलब क्या है कि अगर जो ओपेक कंट्रीज है, राइट, अल्जीरिया ओपेक कंट्रीज है, तो ये क्या करेगा, ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज है इनको उसी प्राइस में बेचेंगे, राइट। मतलब ईरान का जो 1 लीटर पेट्रोल का भाव अगर वहाँ पे 100 रुपीज़ रहेगा, सपोज हमारे कंट्रीज में बढ़ रहा है, इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ही यूज़ कर रहा हूँ, राइट। ईरान का अगर 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल का भाव रहेगा, तो वही उसी प्राइस पे इराक भी बेचेगा ग्लोबली। जो ग्लोबली रहेगा, बाकी के कंट्रीज़ को, 13 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी के कंट्रीज़ को इराक क्या करेगा, उतने ही प्राइस में वो पेट्रोल बेचेगा। नहीं तो क्या होगा कि ईरान क्या करेगा, पेट्रोल का भाव कम कर देगा, और सब जन क्या करेंगे, ईरान की तरफ से पेट्रोल लेंगे, और जो इराक का पेट्रोल का भाव बढ़ा देगा तो उससे कोई नहीं लेगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कंट्रोलिंग द क्रूड ऑयल के प्राइस इन्होंने कंट्रोलिंग रखे। कंट्रोलिंग द रेट्स ऑफ द क्रूड ऑयल्स प्रोडक्शंस अमॉन्ग द मेंबर स्टेट। मैंने बताया ना, सभी मेंबर स्टेट जो रहेंगे 13, उन्होंने क्या करना है, एक ही प्राइस को डिसाइड करना है, और सारे का पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज रहेंगे जिनको चाहिए वो ऑयल, क्रूड ऑयल, वो क्या करेगा, उतने ही रुपीज़ में उसको खरीदेगा। मेंटेनिंग द कंसेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट, राइट। कंसेंसस मेंटेन करना मतलब क्या करना, अप्रूवल मेंटेन करना। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, सहमति देना, राइट। मेंटेनिंग इन ऑयल एक्सपोर्ट। अपने बाकी के कंट्रीज़ में अगर अल्जीरिया को कुवैत के सेट्स के साथ ये करना है, ट्रेडिंग करना है, तो उसने क्या करना है, परमिशन देना है, राइट। और अगर अल्जीरिया को जो ओपेक कंट्री के अलावा, राइट, ओपेक कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में ट्रेडिंग करना है, तो उसने क्या करना है, वो उसको अप्रूवल देना है, राइट। चलो अभी सार्क के बारे में, देर आर 8 कंट्रीज इन सार्क, राइट। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। इसका काठमांडू नेपाल में है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, these are countries part of this SARC. Pakistan also finding satisfactory solution to the common problem faced by countries in South Asia. इनका एम्बिशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि फाइंडिंग द सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्रीज इन साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्री में जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको फेस करने के लिए सारे कंट्री ने सपोर्ट करना है, कोऑपरेशन देना है। सपोज इंडिया में अगर देखो कोई कंट्रीज़ में जो मेन प्रॉब्लम रहेगा, उस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी के कंट्रीज़ को बताते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम रहेगा, उसको वो प्रॉब्लम रहेगा, तो सारे तरफ से हमको एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या हो जाता है कि हम लोग कुछ अच्छे सॉल्यूशन को पिक आउट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ये कंट्रीज़ हेल्प करती हैं। इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, राइजिंग इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर स्टेट में क्या करना है, इन्होंने वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर। अगर स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अगर ठीक हो जाता है, लाइवलीहुड अगर अच्छा बेटर हो जाता है, तो क्या होता है, ट्रेडिंग में भी बढ़ोतरी आ जाती है, राइट।
तो उनका स्टैंडर्ड को अप करना, ऊपर उठाना, और रीजनल कोऑपरेशन करना। मतलब अगर किसी कंट्रीज, अगर सार्क के मेंबर कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ इंसिडेंट हो गया है, तो उसको क्या करना, हेल्प करना, राइट। टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया। रिमूव अनरेस्ट का मतलब होता है जो टेररिज्म होती है, जो दुनिया को तकलीफ देने वाली चीज़ें होती है, उसको क्या करना है, साउथ एशियन कंट्री में से रिमूव करना है, राइट। Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. There are 10 countries of this organization member, right? 10 कंट्रीज़ क्या है इसकी मेंबर्स है। ब्रुनी है, उसके बाद कंबोडिया रहेगा, इंडोनेशिया, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, राइट, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इस जैसे कंट्री क्या है, इनके मेंबर्स है, राइट। इसका जो उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वह का है, जकार्ता। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे इसका ये है हेडक्वार्टर है। एक्सपोर्टिंग सोशल एंड कल्चरल हारमोनी अलोंग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशियन कंट्रीज, राइट। साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्रीज़ है उसमें क्या करने के लिए क्या करना है उनको, उसमें क्या, सोशल एंड कल्चरल हारमोनी इस्टेब्लिश करना, लोगों में क्या करना, भाईचारा और सोशली सबको पीस में, शांति से रहने के लिए प्रवृत्त करना, राइट, स्टिमुलेट करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करना, राइट। प्रोमोटिंग रीजनल पीस मतलब शांति बनाए रखना, जो पार्टिसिपेट कंट्रीज है उनमें क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना। प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट। टैक्स वेवर मैंने बताया ना, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करना और टैक्स का वेवर देना। वेवर का मतलब क्या होता है, कुछ तो हम लोग सहूलत बोलते हैं उसको, कुछ तो उसमें छूट देना टैक्स में, टैक्सेशन में, राइट। उसके बाद एशियन स्पेसिफिक यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपिक, राइट। एपिक में इसके भी मेंबर कितने हैं, एपिक कंट्रीज़ के कितने रहेंगे, 21 मेंबर रहेंगे, राइट। देयर आर 21 कंट्रीज़। 21 कंट्रीज़ कौन कौन से हो सकती है, एक्चुअली है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ब्रुनेई है, उसके बाद कनाडा, राइट, चिले, राइट, रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना भी है, हांगकांग है, राइट, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, राइट। ये फिलीपाइंस रहेगा, रशिया रहेगा, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। these आर कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इनका इनका सिंगापुर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। एम एंड फंक्शन क्या है इनका, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया स्पेसिफिक ओशन रीजन। एशिया का जो स्पेसिफिक रीजन है, जो स्पेसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है ना, सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, उनके वहाँ के जो कंट्रीज़ है उसमें क्या करना, ट्रेड इकोनॉमिक्स का कोऑपरेशन करना, एक दूसरे को मदद करना ट्रेडिंग में। प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स में क्या करना, रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन करना। अगर किसी कंट्रीज़ में अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो वो क्या करेंगे, सपोर्ट के आधार पर कोऑपरेशन के लिए उस मेंबर्स कंट्री को क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे और उनका ट्रेड ग्रोथ कराएंगे, उनके ट्रेडिंग में ग्रोथ कराएंगे। अभी ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट। देयर आर 5 कंट्रीज इन ब्रिक्स मिशन, राइट। इनका शंघाई में, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर्स। ऐसे इकोनॉमिक्स मेंबर के लिए, जो मेंबर्स है उनके लिए क्या बनाना, फंड अवेलेबल करना। अगर इंडिया में कोई ब्रिज को बनाना है तो चाइना और ये सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी, फंड्स अवेलेबल करेंगी और इंडिया को सपोर्ट करेंगी, राइट। अगर चाइना में कुछ नया प्रोजेक्ट फॉर्म करना है तो उसके लिए ये जो ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ है वो क्या करेगी, फंड को इकट्ठा करेगी और उस कंट्री को हेल्प करेगी, राइट। इन्हांसिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक दूसरे के मदद से क्या करना, बढ़ाना है। इन्हांस करना मतलब क्या होता है, बढ़ाना है। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का क्या बनाना है, से स्ट्रेंथ बढ़ाना है।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है उसको क्या करना है, सिक्योर करना है, एंड टू एंड सिक्योर करना है और ट्रांसपेरेंसी रखना है सारी चीज़ों में। तो ये ब्रिक्स का एक इस जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दिया है, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। आई होप अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप बता दो। थैंक यू।